हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। ऐसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे 3 आर ऑफ क्रेडिट एनालिसिस के बारे में। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि 3 आर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज जान लेते हैं। 3 आर कॉन्सेप्ट इज है टेकिंग टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्म क्रेडिट प्रपोजल सबमिटेड बाय द फार्मर्स। जो किसान लोन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फार्म क्रेडिट प्रपोजल सबमिट करता है बैंक को, तो उस क्रेडिट प्रपोजल को असेस करने के लिए, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए हम जो है 3 आर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 3 आर कॉन्सेप्ट इज मीन्स रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्या है, रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है और रिस्क बेयरिंग एबिलिटी क्या है। ये 3 आर कॉन्सेप्ट इज वेरी पॉपुलर इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज फर्स्ट आर, दैट इज रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो जब भी बैंकर के पास या बैंक के पास कोई किसान अपना फार्म लोन का प्रपोजल लेके जाता है, तो वो किसान उसको बताता है कि हमको ये लोन चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो एक अपना प्रपोजल देता है और फिर वो प्रपोजल को सही से वेरीफाई करना, सही से चेक करना, उसकी एक्सेस, उसको एनालाइज करके उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है कि वो लोन जो ले रहा है फार्मर्स, वो उसके लिए सफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या जो कॉस्ट, जो लोन वो ले रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो चेक करता है। उसके अलावा वो ये भी देखता है कि जो लोन वो प्रपोजल दे रहा है उसमें सरप्लस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हो पाएगा कि नहीं पाएगा, समय पे लोन चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे वो उठ पाएगा नहीं पाएगा, फाइनेंशियल लॉस होने की कंडीशन में क्या वो लोन को रिपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है आपका रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पे। और रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन दिस द फार्मर्स रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कैन बी एक्सेप्टेड only if he can able to generate returns that enable him to meet the cost। अगर उसका फार्म प्रपोजल में, क्रेडिट प्रपोजल में, अगर वो जो कॉस्ट लगा रहा है उससे ज्यादा अगर वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो वो उसका रिक्वेस्ट को बैंक एक्सेप्ट कर सकता है। और ये रिटर्न जो है ना, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप क्या खेत में लगाने वाले हैं, किस तरह से लगाने वाले हैं, किस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले हैं, कितना सारा या किस लेवल पे, किस स्केल पे इसको ग्रो करने वाले हो, कहाँ सेल करने वाले हैं, कब सेल करेंगे। ये सब डिसीजन पे डिपेंड करता है आपका रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो मिलने वाला है फार्मर्स को, वो आपका इंक्रीमेंटल रिटर्न होना चाहिए। बैंक ये देखता है कि इससे मिलने वाला रिटर्न इंक्रीमेंटल नेचर है या नहीं। इंक्रीमेंटल नेचर का सिंपल सा मतलब है कि जो एडिशनल कॉस्ट वो लगा रहा है लोन लेके, उससे ज्यादा रिटर्न वो एडिशनल कमा पा रहा है या नहीं, ये बैंक देखता है। अगर वो इससे ज्यादा है, एडिशनल कॉस्ट से एडिशनल रिटर्न ज्यादा है, तो मतलब इंक्रीमेंटल रिटर्न को मिल रहा है और वो जो है किसान के फेवर में होता है, बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो है आपको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको बताने की कोशिश किया है। ये किसान है जो खरीफ और रबी में पेड़ी ग्रो कर रहा है इम्प्रूव्ड वेराइटीज के साथ, उसका एग्जिस्टिंग प्लान ये है कर रहा है। तो उसका 1 हेक्टर का एरिया है लैंड का, और उस पर वो खरीफ और रबी में पेड़ी ग्रो कर रहा है इम्प्रूव्ड वेराइटीज के साथ। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि उसको जो है 4500 रुपीज फॉर खरीफ एंड 4600 फॉर रबी लिए उसको लोन चाहिए बैंक से। 4500 4600 रुपये का उसको रेस्पेक्टिवली लोन चाहिए। और लोन क्यों चाहिए? क्योंकि वो शिफ्ट होना चाहते हैं अल्टरनेटिव फार्म प्लान पे। तो फार्म प्रपोजल क्या है कि वो खरीफ और रबी में पेड़ी करना चाहता है सेम लैंड पे, बट हाई यील्डिंग वेराइटीज को वो अडॉप्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसको कुछ लोन की जरूरत है, वो बैंक से लोन लेना चाहता है। तो यहाँ पे उसका एग्जिस्टिंग और अल्टरनेटिव फार्म प्लान है, बैंक को देखना है कि ये इंक्रीमेंटल इन नेचर है या नहीं है, इंक्रीमेंटल इनकम उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको जानने के लिए बैंक जो है अपना एनालिसिस करता है और यहाँ पे पार्शियल बजटिंग टेक्निक का यूज करके वो इंक्रीमेंटल इनकम निकाल लेता है। पार्शियल बजटिंग टेक्निक में सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो यहाँ पे एडेड कॉस्ट और एडेड रिटर्न, फिर आपका जो है रिड्यूस रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। मतलब एग्जिस्टिंग प्लान से अल्टरनेटिव प्लान पे शिफ्ट होने के लिए उसको कितना कॉस्ट को ऐड करना पड़ रहा है और कितना रिटर्न उसको ऐड हो रहा है। उसके अलावा कितना कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और कितना रिटर्न यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है उस पर जाने से। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है कि एडेड कॉस्ट मतलब आपको अल्टरनेटिव प्लान में जाने से ये कॉस्ट आपको ऐड हो रहा है 5200 और 5600, दैट इज 10,800 रुपये का कॉस्ट जो है उसको ऐड हो रहा है टोटल। और रिटर्न कितना ऐड हो रहा है? रिटर्न आपका ये हो रहा है 11,500
और 12,000, तो दैट इज 23,500 रुपीज का उसको टोटल रिटर्न मिल रहा है इस प्लान पे जाने से। उसके बाद रिड्यूस रिटर्न मतलब जो आपको एग्जिस्टिंग में रिड्यूस मिल रहा था वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस रिटर्न मतलब 7,000 प्लस 7,400 दैट इज द 14,400 रुपीज उसको रिड्यूस रिटर्न हो जाएगा। मतलब उसको ये नहीं मिलेगा क्योंकि अब उसको ये रिटर्न मिल रहा है इधर, तो उसका रिड्यूस कॉस्ट कितना है, जो ये कॉस्ट है जो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान कॉस्ट लग रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। 3,500 और 3,900 का कॉस्ट दैट इज द 7,400 का उसको कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो कॉलम ए और कॉलम बी है उसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल ऑफ ए होगा 25,200 एंड टोटल ऑफ बी होगा 30,900 रुपीज। तो अब इसको हम जो है बी में से कॉलम बी में से कॉलम ए का अमाउंट को घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो आपका 5,700 रुपीज जो है इनकम बचा। मतलब इंक्रीमेंटल इनकम आपको 5,700 रुपीज पर हेक्टेयर उसको मिल रहा है, जबकि उसको लोन कितना में ले रहा था वो 4,500 4,600 ले रहा था, जबकि उसका इंक्रीमेंटल इनकम कितना है 5,700। मतलब उसका इनकम एडिशनल जो कॉस्ट हो रहा था एडिशनल कॉस्ट हो रहा था उससे ज्यादा उसको इनकम मिल रहा है। तो ये फार्मर के फेवर में है और लोग बैंक जो है उसको लोन एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकता है, ले सकता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसका जो है इंक्रीमेंटल इनकम जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको कंसिडर करिए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है थ्री और कॉन्सेप्ट का, वो है रिपेमेंट कैपेसिटी। रिपेमेंट कैपेसिटी इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू रिपे द लोन ऑब्टेन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज फिक्स्ड बाय द लैंडिंग एजेंसी या बैंक। फार्मर्स जो लोन लिया है, जिस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया है, उस लोन को वो समय पे रिटर्न कर दे, उसकी ये क्षमता है, उसका रिपेमेंट कैपेसिटी है। अब रिपेमेंट कैपेसिटी जो है वो फार्मर्स का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझिए कि आपका इंक्रीमेंटल इनकम हो सकता है, ठीक है, आपका जो लोन है ना वो प्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब वो आपको इंक्रीमेंटल रिटर्न दे रहा है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके बाद भी आपका जो है रिपेमेंट कैपेसिटी वो अच्छा हो। At times, the loan may be productive enough to generate additional income, but may not be productive enough to repay the loan amount. इंक्रीमेंटल इनकम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तब भी आपका लोन रिपे हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका रिपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड्स नॉट ओनली द रिटर्न्स बट आल्सो द सेवरल अदर फैक्टर्स, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे, मान लीजिए आपका जो है वर्किंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं आप, फैमिली के कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, लोन अदर्स भी आपके पास यूज है, ठीक है, तो आपको जो है रिपेमेंट कैपेसिटी पुअर होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि y is the repayment capacity which depend or which is the function of x1 x2 x3 and so on। x1 x3 क्या है, इनपुट्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा, y होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जैसे लिटरेसी, मैनेजर स्किल्स, वर्क कैरेक्टरिस्टिक, ऑनेस्टी, ये सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लिटरेसी अच्छी रहेगी, मैनेजर स्किल अच्छी रहेगी, तो आपका रिपेमेंट कैपेसिटी पॉजिटिव साइड में स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये अगर नेगेटिव रहेगा तो आपका रिपेमेंट कैपेसिटी कमजोर रहेगा। वैसे आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्रॉस रिटर्न्स, वर्किंग एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंडिचर, ये जितना ज्यादा रहेगा रिपेमेंट कैपेसिटी उतना कम रहेगा। तो अब आप मान लीजिएगा आपका जो ग्रोस इनकम है वो आपका अच्छा है, इंक्रीमेंटल इन नेचर है, लेकिन आपका वर्किंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप फैमिली में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपका वो रिपेमेंट कैपेसिटी घट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो रिपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। जो अगर रिपेमेंट कैपेसिटी के बारे में अगर आपको उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब पहले देखिए कि रिपेमेंट कैपेसिटी कमजोर क्यों होती है। कि आपका एक तो ऑलरेडी जो है आपका स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, जिसमें आपको प्रोडक्शन, जिसमें रिटर्न आपको कम मिल रहा है, फिर लो प्राइसेस है या प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न इनकम कम हो रहा है, हाई फैमिली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो फैमिली में कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फार्मर्स का जो है खुद का पैसा बहुत कम होता है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ फार्म रिसोर्सेज होता है, लैक ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, जिससे हमको प्रोडक्शन कम मिलता है। दीज आर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से पुअर पेमेंट कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स होता है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो है फिर समय पे उसको डाइवर्सिफाइंग फार्म एंटरप्राइजेस करना पड़ेगा, नेट इनकम इंक्रीज करने के लिए समय पे बेचना पड़ेगा, सही जगह बेचना पड़ेगा। और बाकी जो एक्सपेंसेस है, फैमिली एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, होनेस्टी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका रिपेमेंट कैपेसिटी वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फार्मर्स है जो विदाउट लोन, उसका ये जो यहाँ पे डेटा है कि उसका ग्रोस रिटर्न जो विदाउट लोन जो है 28,000 है,
बाकी उसका वर्किंग एक्सपेंसेस जो 8,800 है, फैमिली एक्सपेंडिचर उसका 10,000 है, अदर्स लोन ड्यूज है वो भी 4,000 है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उसके पास है विदाउट लोन ही। लेकिन वो लोन लेके 5,000 का लोन लेके और खेती करना चाहता है तो उसका ग्रोस इनकम जो है, ग्रोस रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा, वो 40,500 हो जाएगा। बाकी एक्सपेंसेस उसके सेम रहेंगे और उसको लोन कितना का लिया वो 5,000। ये सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन से मतलब शॉर्ट टर्म लोन के लिए ये एस्टिमेशन है। तो वो 5,000 का लोन लेके उसको चुकाने के बाद सारे खर्चे जो है मिट आउट करने के बाद फिर उसको 12,000 रुपये का रिपेमेंट कैपेसिटी है, 12,000 रुपये उसके पास सरप्लस है। तो उससे क्या साबित होता है कि उसके पास जो ग्रोस इनकम है वो अच्छा है और लोन चुकता करने के बाद भी उसके पास जो है रिपेमेंट कैपेसिटी 12,000 उसकी मान के चलेगी, जो कि अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका रिपेमेंट कैपेसिटी जो है ये होता है और रिपेमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ मैंने दे रखा है। हालांकि ये रिस्क बेयरिंग एबिलिटी का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें से जो है डिफ्लेटेड नहीं रहेगा तो आपका फिर ये रिपेमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। इसको आप बुक से भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर में फार्मिंग में रिस्क हमेशा रहता है। मान लीजिए आपने जो है 40,000 रुपये जो आपका ग्रोस इनकम आ रहा था, लेकिन पता चला कि ओला आ गया, ड्रॉट पड़ गया, किसी और वजह से फ्लड आ गया, उसकी वजह से आपका इनकम में जो है वेरिएशन हो सकता है। मतलब आपको एक रिस्क है कि आपको 5 से 10% या 15% जो है आपका जो रिटर्न है ग्रोस इनकम वो घट सकता है। तो उसको आप पहले से ही कम करके फिर आप रिपेमेंट कैपेसिटी निकालिए तो आपको रिस्क बेयरिंग एबिलिटी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग जान लेते हैं कि रिस्क बेयरिंग एबिलिटी क्या होता है। इट इज एबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू विथस्टैंड द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस। इट इज आल्सो नोन एज रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क। ठीक है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी का दूसरा नाम जो है रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क है। जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया उसी को अगर हम कुछ रिस्क हो जाए फार्मर को तो उसका क्या रहेगा रिपेमेंट कैपेसिटी, ये हम इसमें रिस्क बेयरिंग एबिलिटी में जानते हैं। मान लीजिए किसी किसान को 10% नुकसान हो गया, उसके बाद में लोन चुका पाएगा? क्या वो उस रिस्क से निकल पाएगा, विथ स्टैंड हो पाएगा? तो अगर हो पाता है तो उसका रिस्क बेयरिंग एबिलिटी अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जो ग्रोस इनकम उसको मिलने वाला था, सपोज दैट 48,000 उसका मतलब उसका ग्रोस इनकम है, ठीक है, और उसका जो है उसको नुकसान हो जा रहा है 15% का, उसके चांसेस का रिस्क है कि 15% तक उसको नुकसान हो सकता है। तो हम उसको 15% ऑफ 48,000 को पहले से ही जो इसका टोटल ग्रोस इनकम उसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्टेड ग्रोस इनकम। तो डिफ्लेक्टेड ग्रोस इनकम के बाद में आपको सेम रिपेमेंट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला फिट करके आपको रिपेमेंट कैपेसिटी निकाल लेना, दैट इज योर रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको डिप्लेटेड ग्रोस इनकम निकालना है यहाँ पे। इसके लिए आपको जो वेरिएशन परसेंटेज देगा, जो वेरिएशन जो है फील्ड में या रेवेन्यू में इनकम में, उसको पहले से ही रिड्यूस कर देना है ग्रोस इनकम से, तो आपका डिप्लेटेड ग्रोस इनकम निकल के आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग एक्सपेंसेस, फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, अदर लोन, मिसलेनियस लोन, सबको जोड़ के रिपेमेंट कैपेसिटी निकाल। यहाँ पे एक देखे भी रखा है एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि उसका जो इनकम था, ग्रोस इनकम था विदाउट एनी रिस्क, वो 48,000 था, 48,000 था। 48,000 के बाद में क्या हुआ कि उसको जो है 15% का वहां पे रिस्क था, ठीक है, 15% जो है उसको रिस्क था। रिस्क का मतलब कि उसकी इतनी नुकसान हो सकता है, अगर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी वजह से उसको नुकसान है, तो वो 15% ऑफ 48,000, ठीक है, 48,000 का 15% निकाल लेगा, तो वो आपको जो है उसको आप 48,000 को 15% निकाल लिया, अभी कितना आ गया आपको, ये लगभग आपको आ गया 7,200। तो 7,200 को आप जो है 48,000 में से पहले से ही घटा दीजिए, तो वो आपको मिलेगा 40,800 रुपीज। तो दैट इज द डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारे फॉर्मूला रिपेमेंट कैपेसिटी वाला है, उसमें आप ये डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम को ऐड कर दीजिए, मतलब फिट कर दीजिए और बाकी निकाल लीजिए। यहाँ पे आपका जो है रिपेमेंट कैपेसिटी जो है अंडर रिस्क या रिस्क बेयरिंग एबिलिटी जो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और रिस्क बेयरिंग एबिलिटी आप जान सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद को करके देखना है, जिससे आपको आसान रहे कि यहाँ पे उसको 55,000 का एक ग्रोस इनकम मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे 20% का उसको नुकसान होने की संभावना है, तो उसका ओवरऑल वेरिएबिलिटी रिटर्न जो है वो 20% है।
20% ऑफ 50,000 निकाल लीजिए आप, 55,000, और जितना अमाउंट आता है उसको इसी में से डिडक्ट कर दीजिए, वो आपका डिफ्लेक्टेड आ जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला है, आप फिट करिए, निकालिए, कंक्लूजन लिखिए और हो गया। तो दिस इज द numerical exercise you can try at your own level, and you can learn from the this particular video. और थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद दिस। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हाउ टू कैलकुलेट द 3 R concepts of credit, in which how to calculate the incremental return, how to calculate risk bearing ability, how to calculate the repayment capacity of the farmers. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक बटन को स्मैश करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जुड़े रहिए डॉक्टर बिजनेस के साथ। देखते रहिए डॉक्टर बिजनेस।